तो 5th चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करें। आपका मॉडर्न क्या होता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th 5th चैप्टर। तो आज बेसिकली आपका हम सिर्फ डील करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आज भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ के जितने एलिमेंट्स हैं उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ उसके बारे में जान पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कौन कैसा एलिमेंट है, किसका प्रॉपर्टी कैसा है, फीचर्स कैसे है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है। तो ये चीज़ आज आप लोगों को पता हो सकता है। अगर नेट से सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो तो सोडियम के बारे में पता होगा, कैल्शियम के बारे में पता होगा, है ना, जितने भी आपका कंपाउंड होते हैं सबके बारे में पता होगा। लेकिन उस टाइम पे जब एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था उस टाइम पे किसी को किसी भी एलिमेंट का ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। तो जब एटम का डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे एटम आना स्टार्ट किए। लाइक 20 एटम पहले आया, फिर 56 एटम आए, फिर 6300 एटम आए, फिर 106 एटम आया, फिर आपका ऐसे करते करते आज 118 एटम आज है अवेलेबल है। तो इतने सारे एटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, उसका प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम क्या करते हैं उसके लिए उसको लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, फिर जानते हैं उस मेटल का या एटम का एग्जैक्टली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, क्योंकि इसमें आपको जान पहचान करना है एटम के साथ। ये उस एटम का पोजीशन क्या है। अच्छा, पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या हुआ। पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब ये हुआ कि किसी एटम को कौन से पोजीशन पे रखा जाएगा। लाइक फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाएगा, कि सेकंड पे रखा जाएगा, कि थर्ड पे, भी फोर्थ पे, ये हम लोग कुछ नहीं पता। बट कुछ ना कुछ आइडियाज़ होना चाहिए हमारे पास कि जिसके थ्रू हम यहाँ पर पुट कर पाएँ कि किसी एटम का पोजीशन क्या होना चाहिए। अब ये पता करने के लिए साइंटिस्ट एक एक करके आएंगे, अपना थ्योरी देंगे, बताएंगे कि किसी एटम को ऐसे रखा जाना चाहिए। कि बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे, वो बोलेंगे नहीं, उनका कहने का मतलब कुछ और था, शायद वो गलत थे, बट मेरा जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी एटम को पीरियोडिक टेबल के अंदर वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है उसके पीछे प्रूफ है, वो बताएंगे अपना प्रूफ को। फिर नेक्स्ट केमिस्ट आएंगे, वो केमिस्ट अपने बारे में बताएंगे, नहीं उनका तरीका गलत है, मेरा तरीका सही है। फाइनली आकर आपका जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाएँ वो उनका नाम क्या था, मोजले। यहाँ क्या ये मोजले का आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मोजले ने करेक्टली इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया पीरियोडिक टेबल में, कि एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। बट उससे पहले सबसे अगर बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, तो उनका नाम है मेंडलीव। क्या नाम है उनका? मेंडलीव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेंडलीव के बाद ही मोजले ने तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट तो किया, बट 90 to 95% मान के चलो कि मेंडलीव ने पहले ही रिप्रेजेंट किया हुआ था। बस बाकी का 10% छूटा हुआ था, उसको तरीके से मोजले ने रिप्रेजेंट कर दिया था। क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको एटम के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। मान लो आपसे हम बोल रहे हैं कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मैं तुम्हारे पास मान लो कितना बुक्स देते बताओ, 205 बुक है मान लो। चलो 118 ही बुक ले लो। तो इसमें कितने फिजिक्स है, कितने केमिस्ट्री, कितने मैथ्स है आपको पता है मान लो, ठीक है। तो मैंने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लाइब्रेरी में जाकर अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? बहुत सिंपल तरीका है, आपने देखा भी होगा। फिजिक्स का जो रैक अलग बना देंगे, है ना, केमिस्ट्री का अलग बना देंगे और मैथ्स का अलग बना देंगे, सबको एक जगह वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ताकि कल को अगर फिजिक्स का बुक चाहिए होगा तो फिजिक्स वाले ग्रुप में जाएंगे, वहाँ फिजिक्स बुक उठा के ले आएंगे। केमिस्ट्री चाहिए होगा तो केमिस्ट्री बुक जाकर लेकर आ जाएंगे। मैथ्स बुक चाहिए तो मैथ्स का बुक लेकर आएंगे। आप इसको अलग अलग रैक में क्यों रिप्रेजेंट किए, क्यों रखे वहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि सबका प्रॉपर्टी एक ही टाइप का है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की पढ़ाई एक रैक पे होना चाहिए। फिजिक्स मतलब फिजिक्स की पढ़ाई एक जगह होना चाहिए। मैथ्स का मतलब मैथ्स की पढ़ाई एक जगह होना चाहिए। कल को मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, मान लो इस पूरे क्लासरूम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बात को मान लो फेंक दिया ऐसे, आपको बोलेंगे वॉल्यूम 1 चाहिए मुझे आर डी शर्मा का, आप ढूंढते रह जाओगे ना, ढूंढते रह जाओगे तो कैसे मिलेगा हम लोग को? नहीं मिल पाएगा। लेकिन मान लो मुझे पता है कि मैथ्स का एक रैक बना, 6 रैक बना है, जिसके अंदर आर डी शर्मा का अलग बुक, एनसीईआरटी का अलग बुक, आर एस अग्रवाल का अलग बुक, वॉल्यूम 1 का ऊपर, वॉल्यूम 2 का नीचे। कितना आसान हो गया, आसान हो गया। अच्छा, उसको भी कैसे रिप्रेजेंट किए? उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे कर लेंगे, लेटर वाइज, जिसका नंबर लाइक नेम आर डी है ना, आर पहले आ रहा है, फिर एनसीईआरटी में एन बाद में आ रहा है, सॉरी एन पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, तो एन नाम का लेटर ऊपर रखा जाएगा बुक को, आर को नीचे रखेंगे। ऐसा करके तो हम चीज़ों को और सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब एटम को टेबल में सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करने के तरीके को ही क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। आए बात समझे? तो हमने जो मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, आर्ट्स का बुक, कॉमर्स का बुक, सबको अरेंज करना सीख लिया। बट आज आपके पास तरीका है अरेंज करने का। उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि किस एटम को कहाँ पे रखा जाएगा।
सब परेशान हो गए कहाँ रखना चाहिए। तो इस बात को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था, ली डॉर्नियर्स। क्या नाम था उनका? डॉर्नियर नाम था इनका। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने बोला किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। उन्हें कुछ एटम की प्रॉपर्टी को देखा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग? मास अकॉर्डिंग देखा। देखो सबका प्रॉपर्टी अपना डिफरेंट हो सकता है। लाइक कोई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे देखेगा, कोई प्रोटॉन की पोजीशन पे देखेगा, कोई मास के अकॉर्डिंग देखेगा, कोई इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे देखेगा, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पे देखेगा। मान लो तुम्हारी ही बात करते हैं, अगर मान लो मुझे यहाँ पे बच्चों को अरेंज करना है तो मैं बोलूँगा जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसको मैं पीछे बैठा दूँगा, जो बच्चा वीक है कहाँ बैठाएंगे? आगे। बच्चे कन्फ्यूज, सर पीछे को बैठाएंगे तो पढ़ने में अच्छा था इसलिए पीछे बैठाएंगे। जो कमज़ोर है कहाँ बैठाएंगे? आगे, ताकि उसको भी अच्छा बनाया जा सके। बिकॉज मैं कैसा टीचर हूँ। ये क्या होता है? अच्छा, तुम तारीफ ऐसे करता है क्या? किसी रोड पे किया बहुत पिटेगा, याद रखना छोटे, ऐसे मत क्या देना रोड पे। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, बातें नहीं तो ये बातें समझ गए आप, है ना, कि मुझे अरेंज करने का तरीका पता होना ना। इन द सेम वे उसी के अंदर बोल सकते हैं हम कि मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट पोजीशन पे बैठाना है। अभी मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इसको फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, कि सेकंड पे आना चाहिए, कि थर्ड पे आना चाहिए? तो आज के अकॉर्डिंग मुझे पता है, आज के अकॉर्डिंग ये पता है कि उसके इलेक्ट्रॉन नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका मतलब? इसका मतलब होता है उसका पोजीशन, एटम का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अंदर कहाँ पे है, तो उसके एटॉमिक नंबर से पता करते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, सॉरी एटम जब तक न्यूट्रल है तब तक। अगर एटम आपका न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर तो सकते हैं बट प्रोटॉन का भी लॉस और गेन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा बट प्रोटॉन का लॉस। इसका मतलब न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बट एनी एटम, चाहे आयंस नंबर एटम क्यों ना हो, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, उसके लिए क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। लॉजिक क्लियर है? तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठेगा वो डिसाइड करेगा कितना प्रोटॉन उसके पास है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ द एटम इन पीरियोडिक टेबल। अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे प्लैटिनम का पोजीशन 78 पे, कितने पे? 78। इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन कितना रहा होगा? 78। इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा? अच्छा, क्यों? बिकॉज एटम ये आपका एग्जिस्ट करता है, मेटल जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका न्यूट्रल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कैसा एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूट्रल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। उसी तरीके से सोडियम को हम लोग कभी भी लाइक फ्री नेचर में एग्जिस्ट कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। कैसा मेटल है? बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल कहने का मतलब ये हुआ, अगर जैसे इसको एयर कांटेक्ट में लेकर आओगे ऑटोमेटिक बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बर्न करना स्टार्ट करेगा तो आपका हाथों को नुकसान कर देगा। इसके मतलब उसको कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे एयर कांटेक्ट, और तुम बताओ एयर कांटेक्ट कहाँ पे नहीं होगा? केरोसिन के अंदर। कहाँ पे होगा? केरोसिन के अंदर। तो केरोसिन के अंदर सोडियम को डिप करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि एयर कांटेक्ट पे ना आए। लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब सोडियम जब भी आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड बना देगा। इसका मतलब अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा। अब ये सोडियम नहीं रहा, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। जिस तरीके से आयरन को अगर ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में रहो क्या बन जाएगा? जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, उसके कोरोजन आ जाएगा उसके अंदर। इसका मतलब आयरन का प्रॉपर्टी कंप्लीटली लूज हो गया है। जिस आयरन में जंग लग जाए वो कभी स्ट्रांग होगा? वीक हो जाएगा ना। जिस आयरन को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपका बिल्डिंग तक को खड़ा कर सकता है, और बहुत ही वीक हो चुका है किसे कांटेक्ट में आने में? देखते हो जब घर बनता है तो रॉड को, छड़ वगैरह कहाँ रखते हैं? उसके बीच में रखते हैं ताकि एयर कांटेक्ट में ना आए। और जो छड़ छत पे लगा होता है फ्यूचर में बनाने के लिए कैसा होता है? रेड कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो एयर कांटेक्ट में आ चुका है। धीरे धीरे वो भी क्या करेगा? अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा, तो आपको उसको काट के हटाना पड़ेगा, फिर नया लगाना पड़ेगा उसके अंदर। लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब कोई भी एटम फ्री नेचर में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टी के ऊपर। लाइक सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब आपका बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप सोचोगे सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्या? याद नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को। ये सब चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपने लाइफ में कॉपर देखा है नहीं देखा है? अगर नहीं दिखा तो एसी का वायर जाकर देख लो, कॉपर है वो। कौन सा वायर है वो? कॉपर है। अच्छा, और आपने कभी एल्युमिनियम देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। अगर नहीं देखा तो फिर क्या करो, जाकर इलेक्ट्रिक वायर जाकर देख लो जो आपका रोड पे स्प्रेड किया हुआ है। कौन सा है? एल्युमिनियम का बना हुआ है।
और आपने आयरन देखा है नहीं देखा, ऑब्वियसली देखा है। तो आप सारे मेटल को जानते हैं इनफैक्ट, बट जो मेटल आपके जान पहचान के नहीं है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाओ, देखो, समझो कैसा मेटल, कौन सा एटम किस टाइप का होता है, उसका नेचर कैसा है, उसका प्रॉपर्टी कैसा है। जब तक उससे जान पहचान नहीं करोगे तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक इस तरह है कि अगर आपका फ्रेंडशिप कोई सर्कल है तो अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से क्यों जानते हैं, बिकॉज उसके बारे में हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उसके अच्छी पॉजिटिव नेचर के बारे में जानते हैं, उसके नेगेटिव नेचर के बारे में जानते हैं, तो पता चलता है बंदा कैसा है। करेक्ट। इन द सेम वे एटम के बारे में जानने के लिए उसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, तुम्हारा साइज कैसा है एटम का, अगर साइज तुम्हारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। इन द सेम वे केमिकल रिएक्शन तुम्हारा होगा तो फास्ट करोगे स्लो करोगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हमारे हैं जो एटम से पूछेंगे, तो एटम उसका रिप्लाई करेगा, रिप्लाई सही किया तो बढ़िया है, नहीं किया तो ढूंढ के निकालेंगे, पता तो पक्का करेंगे ना। बहुत सारा टेस्ट है केमिस्ट्री में, उस टेस्ट को फॉलो करेंगे, आंसर निकाल। देखो बोले ना पूरा साइंस क्या आपका लाइक फीलिंग है, जो लाइफ में देखते हो जो करते हो दैट इज साइंस। साइंस कोई बाहर से आया चीज़ नहीं। हिस्ट्री वगैरह क्या है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसको चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। साइंस कभी भी ऐसा नहीं है। साइंस जो देखते हो आपका साइंस आपके सामने दिख रहा है। सो साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, आपके अंदर फीलिंग कितना स्ट्रॉन्ग है समझने की, दैट इज कॉल्ड साइंस। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। और क्वेश्चन 2 + 2 = 4 है तो उसका मतलब क्या हुआ, वाई 2 + 2 = 4। मैं बोल सकता हूँ कितना चौक है, छोटू बताओ, हाउ मेनी चौक, 1 चौक। मैं बोलता हूँ इन्फिनाइट है, कितना है, अब कैसे है देखो, हम इसको इन्फिनाइट टुकड़ों में बांट सकते हैं कि नहीं, तो ये चौक कितना हो गया। इसका तो मैथमेटिक्स समझने के लिए अप्रोच सही होना चाहिए। बट अब ये बोलोगे सर इन्फिनाइट तो बोल रहे, ठीक है हम समझ गए बात को, बट इन्फिनाइट टुकड़ों को ऐड करेंगे फिर क्या बन जाएगा। इसका मतलब 1 का मतलब उसके अंदर इन्फिनाइट पार्टिकल है कि नहीं है, तो 1 भी इन्फिनाइट हुआ कि नहीं हुआ, 2 भी इन्फिनाइट हुआ कि नहीं हुआ। क्या लॉजिक क्लियर है। इसका मतलब आपका अप्रोच एल्गोरिथम लॉजिकली बहुत ही करेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स समझने के लिए, बट साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला ऑक्सीजन, अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन का हमारे सामने है, आप सांस ले रहे हो, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप सब क्या ऑक्सीजन का पार्ट ही तो है कि नहीं है। तो जो भी चीज़ फील करते हो दैट इज कॉल्ड साइंस। इसका मतलब जो चैप्टर पढ़ाने जाएंगे आपके लिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट इसके बारे में समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे कुछ ट्रिक्स भी है जो आपको बताएंगे। हालांकि ट्रिक्स पे फोकस कम ही करना, ज़्यादातर लॉजिक फोकस करना, ट्रिक्स बहुत ही कम काम आता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए हम ट्रिक्स बताते रहते हैं। ट्रिक्स बार बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में ट्रिक्स से कुछ काम नहीं चले, उसका आंसर तो निकाल लोगे। पॉज करना। तो केमिस्ट्री में ट्रिक्स बहुत सारा देंगे आपको, इसलिए देंगे बिकॉज आंसर कभी कभी फास्ट निकालना होता है, ठीक है। बट ट्रिक से काम किससे काम चलेगा, हमेशा लॉजिक से काम चलेगा, आपका अप्रोच से काम चलेगा, फीलिंग स्ट्रांग होना चाहिए साइंस समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए मान लो दे सकते ताकि क्लास में आप लोग थोड़ा सा एक आपका बोलते हैं बॉन्डिंग बना रहे हैं, बिकॉज केमिस्ट्री तो बॉन्ड। हाँ, तो ये बातें समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हो कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे ताकि आप समझ पाओ कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो रट्टा वाला चैप्टर है ही नहीं। ज़्यादातर इस बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा ही मार के रखते हैं और चीज़ों को रट्टा मार के ही समझते हैं। बट मैं बोलूँगा इसको फील करो। अगर किसी साइंटिस्ट ने बोला कि एटम को ऐसे अरेंज करना था, क्यों अरेंज करना था, आपको भी 400 साल पहले ले जाएंगे। आप फील करो, उसी टाइम पे पहुँच गए, आपके सामने इतने एटम थे, आपको बोले अरेंज करो, तो आप कैसे अरेंज करोगे। तो वो साइंटिस्ट जो अप्रोच लिया, एटलीस्ट अप्रोच तो लिया, आप तो वो भी नहीं कर पाए। बात समझ रहे हो। अच्छा तुम बोलोगे सर आप भी तो नहीं कर पाए तो मुझे समझाना है ना, हम पहली बात क्लियर कर देते हैं। अच्छा अब देखो बात ध्यान सुनना। तो हम क्या करें यहाँ पे, पहले आपको थोड़ा सा इस एटम के बारे में ब्रीफली नाम पता करके बताएंगे, कौन सा एटम क्या है, किसका प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ तरीके से बताएंगे, ठीक है। हालांकि मुझे पहले क्या करना चाहिए, पहले मुझे ये करना चाहिए कैसे कैसे साइंटिस्ट ने बताया था, फिर मुझे इसे बताना चाहिए, बट पहले हम उल्टा ही करेंगे ताकि आपको बताना मेरे लिए आसान रहेगा, आपके समझना आपके लिए भी आसान रहेगा, ठीक है ना। तो इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा, समझना कि इसको हम आपको रट्टा थोड़ा भी नहीं मारना है, लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को हम, ठीक है। अब देखो, तो अभी फिलहाल हमारे पास टोटल कितने आइटम है, 118 आइटम है। कितने आइटम है, 118 आइटम में पूरा का पूरा प्लेस को फिक्स कर दिया गया, फिल कर दिया गया। अब गलती से एक आइटम भी डिस्कवर हुआ, अब उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। अब एक नया ब्लॉक को इन्वेंट किया जाएगा, जी ब्लॉक मान लो रखा जाएगा, उस जी ब्लॉक के अंदर इस नए आइटम को रखा जाएगा। बट फिलहाल पूरा का पूरा स्पेस क्या हो गया, फिल हो चुका है। तो देखते हैं कैसे कैसे रखा गया। अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस को देखोगे तो सीक्वेंस कैसा है, देखो
सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। हम इतना एज्यूम करें कि आपको क्लास 9 का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, लाइक ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, इतना पता होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। इतना लॉजिक आपको पता होना चाहिए। होप करते थे पता होगा आप लोग, है क्या? इतना है ना पता? तो इतना एज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता होना भी चाहिए, नहीं है तो बोलो दोबारा बता भी देंगे। अच्छा, तो अगर इस चीज़ को आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग क्या है? ये आपका ऑर्बिट नंबर है। क्या आपका ये? सो एक फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे लोग? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसका पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? किसी एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कौन सा पोजीशन पे रहेगा? वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो तुम बताओ हाइड्रोजन आपका फर्स्ट पे है कि नहीं है? तो फर्स्ट पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होगा। क्या इतना लॉजिक चमका आपको? क्या इस बात को समझ गए? किसी को डाउट यहाँ पे? हीलियम की बात करें, हीलियम कौन से पोजीशन पे रखा गया? सेकेंड पोजीशन पे। कितने पे? सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कितना उसके पास है? 2 प्रोटॉन। अब बताओ मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट? देखो चेक करो, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास एक, इसके पास, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 3 बोल रही है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा बताओ, एक रेस हो रहा है, ठीक है, एक रेस हो रहा है। एक बच्चा 5 मिनट में रेस कंप्लीट किया, एक बच्चा 6 मिनट में रेस कंप्लीट किया, एक बच्चा 10 मिनट में किया, एक बच्चा 20 मिनट में किया। तो ये बताओ रेस कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? 20 मिनट में कंप्लीट हुआ ना। तो क्या हम इसका वेट करेंगे? समझे कि नहीं समझे? जो लास्ट में दौड़ा होगा उसी को मान के चलेंगे ये बच्चा रेस को कंप्लीट किया। तो रेस का कितने मिनट में कंप्लीट हुआ? 20 मिनट में। इन द सेम वे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप क्या याद करते थे? आप लोग याद करते थे फर्स्ट एटम में, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या लॉजिक ले रहे हैं? सेकेंड में कितना होता छोटू? 8। काउंट करो तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है क्या 8 यहाँ पे? थर्ड में कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, करेक्ट। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो घपला हो गया। 10 कहाँ गया? 10 यहाँ वैकेंट हो गया। क्या हो गया 10 यहाँ पे? इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो चेक करो 10 कहाँ होना चाहिए, चेक करो। यहाँ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ जो 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 10 नहीं है। अगर यहाँ पे 10 होता है, अलग से एटम होता, तो बोलते हैं यहाँ वैकेंट कुछ भी नहीं है। बट यहाँ का 10 एटम क्या हो गया? यहाँ पे गायब हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट में क्या बोलेंगे? डी। अच्छा, ये पता आपको ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, दिस कॉल डी ब्लॉक, दिस कॉल ए ब्लॉक। नाम भी लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है? एस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफ। ये ब्लॉक लाइक आपका बनाया गया, जैसे नारायणा में क्या है आपका? WZ ब्लॉक, CB ब्लॉक, आर्मी ब्लॉक, COD ब्लॉक, है कि नहीं है? तो नाम बस बनाया गया कौन से किस ब्लॉक में कौन रहता है, उस ब्लॉक के अंदर ही बनाया गया कि कौन उस ब्लॉक में आपका एड्रेस क्या है। लाइक आपका WZ 206, तो पता चला WZ 206 में भी 2 टाइप का घर है, तो W206A और 206B कर देंगे। इसका एग्जैक्ट एड्रेस पता करना है हम लोग को। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एटम का भी पता होना चाहिए। ये ब्लॉक वाइज क्या है? घर बता रहा है आपका, घर किस ब्लॉक में होता है आपका। तो हाइड्रोजन कौन से घर में, कौन से ब्लॉक में आता है? हीलियम कौन से ब्लॉक में आता है? P ब्लॉक में। क्या लॉजिक क्लियर है? ये ब्लॉक बस डिफाइन किया गया है। अच्छा, डिफाइन किया उसके मतलब उसके पीछे भी लॉजिक है, देखो कैसे। इस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है? तुम लोग खाना नहीं खाया है? 2 खाया है? हाँ जी, कितने पॉसिबल है इस ब्लॉक में? तो जब भी पॉसिबिलिटी पता करना हो तो आप उसको वर्टिकली चेक करो। कितना कैसे चेक करोगे? वर्टिकली चेक करो। तो कितना? एक पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड। तो इस ब्लॉक में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन हमेशा आएगा। पी ब्लॉक में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। डी ब्लॉक में कितना आएगा? 1 10 हो गया ना। और एक घर में, एक रूम में आपका लाइक ऐसे डिफाइन करो। यहाँ पे देखो, सुनो छोड़ो, एक रूम बनाते हैं यहाँ पे। कितना रूम बनाते हैं हम? एक रूम। ध्यान रखना, एक रूम में मैक्सिमम 2 ही लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों आपका इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव की पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो दोनों को ऐसे रखोगे कि उल्टा रखोगे?
अगर दोनों को सीधा रख दिए तो क्या रिपल्शन होगा? नहीं होगा। आपको घर में एडजस्ट करके रखना है ताकि झगड़ा ना हो। लाइक भाई बहन एक रूम में कभी टिक पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मार हो जाएगा, किसी का मर्डर होकर बाहर निकलेगा। मैं बोले किसका मर्डर हुआ? मैं तो जीत गया मम्मी, बाकी देख लो किसका मर्डर हुआ। पॉसिबल है कि नहीं है? भाई बहन हमेशा झगड़ा कर लेंगे नहीं कर लेंगे? हाँ भाई बहन में तो ज़्यादा होता है। बट दे फेस शॉट कट लगता है क्या? चलो फील आ गया नहीं आ गया? आ गया ना। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आपका सीधा सीधा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? उल्टा। अच्छा क्यों रहेगा ऐसा? ताकि दोनों में रिपल्शन ना हो। ठीक है, तो एक घर में एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करो। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए इस ब्लॉक में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने घर यहाँ पे होंगे? सॉरी कितने रूम यहाँ पे होंगे? 2 रूम। एक रूम कितना रूम? इलेक्ट्रॉन कितना? एक रूम में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कितना रूम बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए? एक रूम। कितना? तो इसमें आपका आएगा लाइक ऐसे बना दिए ना, ऐसे देखो ऐसे बना दिए, एक आएगा ऐसा, एक आएगा ऐसा। क्या लॉजिक क्लियर हो गया? अब बताओ पी ब्लॉक में कितने रूम होने चाहिए? फिर इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करो कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना रूम होना चाहिए? कितना होना चाहिए रूम? 3 रूम। वेरी गुड। कितना होना चाहिए? 3। तो 3 को ऐसे फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं? इस तरह से 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड ये आपका इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हुआ। आपको थोड़ा सा बस फील करवा रहे, लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पे ताकि समझो आप बात को। आपको रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको फील करवाया थोड़ा बहुत कि क्यों ऐसे रखा गया इन चीज़ों को ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपका कितना है? 2 है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना आपका? 8 है। थर्ड में कितना आपका होना कितना चाहिए था? मतलब कितना गैप हो गया? 10 का। तो 10 क्या बोलेंगे? वैकेंट ऑर्बिटल। तो कौन सा वैकेंट था आपका? डी। तो क्या बोलेंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब सुनो बात को हम जो बोलना चाह रहे हैं। मान लो सपोज करो छोटू कि 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब बीच का बेंच मान लो 4 बेंच खाली हो गया और लास्ट का 10 बेंच फिल हो गया। तो बीच का जो 4 बेंच खाली हो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे वैकेंट उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरा अट्रैक्शन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हो गया ना। अगर वो पास होता, खींचा मेरे पास होता तो अट्रैक्शन बढ़ता है घटता? तुम लोग जैसे मेरे पास बैठे हो तो मैं क्या बोलूँगा? मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरा आपसे अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। अगर मान लो 4 बेंच छोड़ के पीछे बैठे हो तो अट्रैक्शन क्या होता? फिर कम हो जाता। तो वैकेंट होने से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के लिए रेडी है ना। इलेक्ट्रॉन तब तक ऑर्बिट में है जब तक न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उसको खींच के रख रहा है। और जैसे अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा? अब जैसे ही दूर भागेगा इसका मतलब ये हुआ ना कि वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया। अब जब कम हो गया तो रेडी है आप इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के लिए रेडी है, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेडी है। इसका मतलब ये सब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो मेटल जनरली क्या होता है छोटू? हमेशा एक्टिव होता है, रेडली होता है हमेशा, मतलब जल्दी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए आयरन इसी में रखा गया। देखो यहाँ पे पूरा वैकेंट हो गया। ठीक है, वैकेंट होने के मतलब ये हुआ आपका कि पूरा का पूरा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, और लूज कर देगा तो वो जल्दी आपका रिएक्टिव हो जाएगा। क्या लॉजिक ले रहे हैं आप? अच्छा, तो थर्ड हो गया। इसका मतलब टोटल ऑर्बिट अब तक कितना डिफाइन किया छोटू? 7 ऑर्बिट डिफाइन किया, 8वां अभी तक नहीं आया। अब गलती से मान लो एक एटम नया डिस्कवर हो गया तो उसके लिए नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब समझे बात को क्या बोले थे हम? अब उसके लिए नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा। मान लो जी ब्लॉक बनाए तो ऑर्बिट भी नया देना पड़ेगा ना, 8th ऑर्बिट मान लो देना पड़ेगा। अब क्या लॉजिक क्लियर है? चीज़ों को समझ गए? अब मुझे ये पता करना है कि वो कौन से लाइक इसमें इसके सामने रहेगा कि डी के सामने कि पी के सामने। तो ऑब्वियसली अगर मान लो आपका उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसा है? कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब ये उसको जी ब्लॉक में रखेंगे लेकिन उसका प्रॉपर्टी इससे मैच कर गया, उसका प्रॉपर्टी इससे मैच कर गया, या इससे मैच किया, इससे मैच किया, क्या करेंगे? जस्ट उसके नीचे रख देंगे जिससे मैच करेगा। क्या लॉजिक ले? मान लो रास्ते में बुक गिरा मिल गया हम लोग को, तो मुझे पता चला कॉमर्स की बुक है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? कॉमर्स का बुक कॉमर्स के रैक में रख देंगे। क्या लॉजिक ले रहे हैं? बट बाहर गए किसी और चीज़ का बुक मिल गया मान लो, अब उसका रैक यहाँ पे है नहीं, तो क्या करोगे? नया रैक बनाओगे नहीं बनाओगे? क्या लॉजिक क्लियर? अब समझे बात को? तो जो बुक मिला अगर रैक बन के रेडी है पहले से ही, उसको नया रैक बनाकर उसके सामने रख देंगे। बट जो बुक मिला उससे कोई रिलेशन उसका नहीं, तो क्या करेंगे? नया रैक बनाना पड़ेगा। यहाँ तक चमका आप कुछ? हाँ, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़े कुछ भी? हाँ जी, ध्यान दो। अब आगे सुनो। तो अब यहाँ पे आपको याद करवाते हैं कि इस ब्लॉक के एटम को कैसे याद किया जाता है। ठीक है,
सो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक्स बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ हर जगह मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एटम के बारे में, बस इसलिए बता रहे हैं, और कोई रीजन यहाँ पे नहीं है। देखो, तो पहला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हे लीना कर रब से फरियाद। क्या बोलेंगे? हे लीना कर रब से फरियाद। क्या बोलोगे? अरे आवाज़ नहीं आ रही, अरे अब तो दम दिखाओ, खा नहीं खाया क्या? हाँ बोलो हे लीना कर, क्या कर? रब से फरियाद कर। क्या करना है लीना को? रब से फरियाद। कौन कर रहे फरियाद? किसको? कहाँ पे? ये तो पता नहीं सर। हाँ जी, देखो तो सुनो बात को, अगर हर न्यूमेरिक्स को बताएंगे उसके पीछे लॉजिक ही बताएंगे। लॉजिक क्या? सुनो, लॉजिक इसका ये रहेगा कि इस पूरे एटम के बाहरी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में सबके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन होगा? कितने इलेक्ट्रॉन? क्या लॉजिक क्लियर है? सबके पास, हाइड्रोजन के पास भी कितना है? एक। लिथियम के बाहर, मैं बोल रहा पूरा नहीं बोल रहा, मैं बाहर वाला ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट ऑर्बिट होगा ना, लास्ट ऑर्बिट में सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसके पास? हे लीना कर रब से फरियाद के पास। करने का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? एक। इसलिए आपको सीक्वेंस में याद करना है। इसका फायदा हो जाएगा ना आपको, कि आपको याद होगा, मैंने पूछ दिया कल को कि सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको याद है हे लीना में आ गया। हे लीना में सबके पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर था, मतलब सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर था। क्या लॉजिक क्लियर है? यहाँ तक चमका सबको? नाउ सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड का आपका है बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। बेटा मांगे कार सफारी बाप, तो ऑब्वियसली रोएगा ना। कार भी मांगा, सफारी भी मांगा, तो बाप क्या करेगा? रोएगा ही। कोई एक ले लो ना, दोनों मांग रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक और है बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। तो बाप रोएगा ना, बेटा तो खुश होगा। बेटा को क्या मतलब? देखो बेटा खुश बट बाप रोएगा। नहीं ये तो बहुत, तुम पिट जाएगा अब, ध्यान दो। सो अब इसका मतलब ये हुआ ना, सुनो छोड़ो, हाँ कर लो, आज बात कर लो, ये वेट कर रहे, बात करो करो। हाँ, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, पता है इसका मतलब? पता है क्या? जो पैरों में फुंसी होती है ना, वो बहुत दर्द करता है, अब बड़ा घाव दर्द नहीं करता है। बात है नहीं? तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, लड़कियों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लड़के खुश, अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हो छोटो? इसका मतलब सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो इस वाले ग्रुप में, इस ब्लॉक का फर्स्ट जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। इसका कितना हो गया? 2। तो वैलेंसी भी इसका कितना हो गया? 1। इसका वैलेंसी कितना हो गया? तो आप वैलेंसी में से रट्टा मार के याद करते थे क्लास 9th में। अभी समझ में आ रहा है ना कि रट्टा नहीं मारना पड़ता, चीज़ों को समझना होता। नाउ अब आते 13 पे आता है, ठीक है? बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहाँ रखेंगे सबको? मार्केट में गए ना, सब्जी मार्केट में गए, तो बैंगन लिए, आलू लिए, गाजर लिए, कहाँ रख दिए? तो बैंगन आलू गाजर इन थैली। इसका मतलब सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंसी कितना? क्या लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट, शिव जी बोल रहे हैं पार्वती सुनेंगी, तो कहे शिव जी सुने पार्वती। क्या लॉजिक क्लियर है? कहे शिव जी सुने, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंसी भी कितना? 4। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर आज सब बिके। न्यूज़पेपर आज सब बिके, इसका मतलब इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 5। कितना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंसी कितना? 3। कितना? क्योंकि किसी भी एटम को आउटर मोशन में या तो 2 या तो 8 होना चाहिए। 5 कंप्लीट हो चुका, तो 5 देना आसान है कि 3 लेना आसान है? 3 लेना आसान है। तो वैलेंसी इज 3 बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। क्या लॉजिक क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी आ सकता है, इसलिए आप उसको ध्यान रखो। नेक्स्ट, एग्जाम में टेपते हो फ्रेंड से, किससे टेपते हो? उससे टेपते हो ना, तो बोलो उससे टेपो। किससे टेपना है ना? उससे टेपो। क्लियर है? इसका मतलब इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 6। कितना इलेक्ट्रॉन? 6। और वैलेंसी कितना? 2। कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई बाहर? आंटी।
फिर कल बाहर आए, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितना इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। कितना? वैलेंसी कितना? 1। क्या होगा वैलेंसी इसका? 1। सो दिस इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीनिक्टोजन। क्या बोलते हैं? पीनिक्टोजन, चैल्कोजन, हैलोजन, नोबल गैस या इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। इसका क्या होगा? हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रवीना। टंडन नहीं, रवीना। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स है रवीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिडियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए साथ साथ उसके, लाइक जो उसका एटॉमिक सिंबल रखा गया और जो एक्चुअली नाम एग्जिस्ट करता है, आपको सब पार्ट याद होना चाहिए। इसका मतलब इस ब्लॉक का एज वेल एज हमने पी ब्लॉक का हमने कंप्लीट कर लिया उसका न्यूमेरिक्स। अब बाकी आपको न्यूमेरिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम एक बार बताते वैसे आपको समझने में आसानी होगी। देखो इसका देख लो, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स ग्रुप। क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैंथेनाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्योंकि इसका स्टार्ट हुआ किससे? लैंथेनियम, लैंथेनम से स्टार्ट हुआ है। लैंथेनम से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। या आपका एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। देखो क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हूँ, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। याद हो गया? हाँ, इसका सुनो। तांगे पे, सुनो एक बार, तांगे पे उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा बिजली कड़की, एहसान फरामोश मंचरी निकली लड़की। तो पागल हो गया, पता चलेगा ऐसे करके बाहर चला गया। हाँ समझ गया। हालांकि आपका इससे कोरिलेशन, मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को हम। ये पार्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है 10th के लिए, जो एग्जाम में पूछेगा ये सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन कैसा आता है, लाइक बोल देगा वो कि पोटेशियम है, पोटेशियम के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कौन सा एटम है। अगर आपको न्यूमेरिक्स याद है, हे लीना करब से फरियाद याद है, बेटा मांगे कार सफारी याद है, आराम से लिख दोगे ना, हे लीना करब से फरियाद। तो हे लीना करब से फरियाद के ऊपर क्या है? सोडियम। हे लीना करब, बेटा मांगे कार तो बगल में कार। तो न्यूमेरिक्स आपको हेल्प करेगा 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ये 100% आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आया ही आया है ऐसा क्वेश्चन है, समझे। तो आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक से मतलब तो है, बट इससे मतलब नहीं है, समझे। बस ये थोड़ा इंटरेस्ट के लिए था। आएगा समझ में? दोबारा बढ़ना है इसको क्या? दोबारा बढ़ना, लास्ट ऑन डिमांड, पब्लिक डिमांड। ये तांगे पे उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा बिजली कड़की, एहसान फरामोश मंचरी निकली लड़की। तो इसका मतलब समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? ये इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा आते चैप्टर के ऊपर, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आपके केमिस्ट थे, अच्छा 1817 जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मन है फ्रेंच, जर्मन ना, जर्मन केमिस्ट हैं, उनका नाम है डॉबनियर्स। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी एटम को, अगर उस टाइम पे ओनली 20 एटम्स तक डिस्कवर हुए थे, कितने हुए थे? तो उस समय तक 20 एटम डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, एटम्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। किसी को अरेंज किया? आपका क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो इसी के ऊपर आएगा कि डॉबनियर्स का जो तरीका था एटम्स को अरेंज करने का, किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? एटॉमिक मास। उन्होंने कैसे एटॉमिक मास को बोला? उन्होंने बोला कि कोई भी एटम को अगर अरेंज करोगे ना, तो जो मिडिल एटम आपका होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड का अगर एवरेज निकालते हो, वो एवरेज अब अप्रॉक्स इक्वल टू मिडिल के बराबर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल में देख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम देख लो। तो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम की अगर बात करें, तो मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ पोटेशियम, द एवरेज मास ऑफ लिथियम पोटेशियम इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम। तो क्या ऐसे लिखते हैं? सोडियम इक्वल टू लिथियम मास प्लस पोटेशियम मास अपॉन में, देख लो पोटेशियम का मास कितना होता है छोटू? 39। कितना होता है? और लिथियम का होता है 7। कितना होता है? तो 39 प्लस 7/2 कितना होगा? 23। और सोडियम का मास कितना होता है? 23। क्लियर है? बात समझे? बट उसके बाद कुछ ऐसे एटम थे जो इस करेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाए, और जब ये करेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाए तो फिर आपके नए साइंटिस्ट आए,
जिन्होंने एटम्स को अपने तरीके से अरेंज किया। जब वो साइंटिस्ट एटम को अरेंज कर रहे थे उस टाइम तक ओनली 56 एटम तक ही डिस्कवर हुआ था। उन्होंने चैलेंज कर दिया सबको कि इसके बाद कभी कोई एटम डिस्कवर होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है कि उस टाइम पे कितना एटम डिस्कवर हुआ था, और उनका बोलना क्या था, क्या बोले थे कि 56 एटम के बाद कोई भी एटम फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा। उनका चैलेंज था ये। कैसे अरेंज किया, वो कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि जैसे आपका सारे गा मा पा धा नि सा का जो आपका सुर चलता है ना, ठीक है, 7 सुर चलता है आपका, सारे गा मा पा धा नि सा कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो सा रे गा मा पा छी छी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट आपका सुर है वो लास्ट वाले सुर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला सुर आपका 8वें सुर से मैच किया। उसी तरीके से बोला गया कि पहला जो एलिमेंट एटम होगा वो 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी उसका मैच करेगा। देखो कैसे, अगर हाइड्रोजन लिथियम की बात करें, देखो लिथियम के बाद काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आया कि नहीं आया, फिर से एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे रखा गया, नहीं रखा गया, रखा गया ना। तो उस टाइम तक जितने भी एटम थे उनके बारे में बोला गया कि फर्स्ट एटम का प्रॉपर्टी 8वें एटम की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। और कुछ एटम ऐसे थे उन्होंने गलती क्या की, गलती बहुत ब्लंडर कर गए। वो ब्लंडर मतलब ये कर गए, कुछ ऐसे एटम को साथ साथ रख दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोबाल्ट निकल को एक ही जगह पर रख दिए, जो कि कोबाल्ट निकल देखो दोनों का प्रॉपर्टी कैसा है, कंप्लीटली डिफरेंट है, और दोनों को एक ही जगह रख दिया गया। और क्या ब्लंडर किए, फ्लोरीन क्लोरीन को कोबाल्ट निकल के साथ नीचे रख दिए, एक ही सीरीज में रख दिए। तो फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन ग्रुप है, डिफरेंट कंप्लीटली, इसका प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट है। बट इस प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के बाद भी उस टाइम पे आपका न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने उसको एक ही जगह पर रखा, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। समझे बात को। तो ये आपको बस हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपका इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या था, मेंडलीव्स। एक ही बार बार पढ़ते रहिए क्या। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल खत्म हो चुका है। ऑक्टेव क्यों बोलते हैं, ऑक्ट का मतलब कितना होता है, 8। ऑक्ट का मतलब कितना होता है, छोटू बोलेगा अब तुम बोलना स्टार्ट करो बच्चे। ऑक्ट का मतलब, तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था, छोटू जल्दी बोलो। फर्स्ट एटम का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, 8th एलिमेंट से, 8th एटम से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, और ली डॉमिनेट ट्राइड्स क्या था, ली डॉमिनेट ट्राइड्स क्या था, फर्स्ट एटम का मास थर्ड एटम का मास को जो एवरेज निकालोगे बीच वाले सेकेंड एवरेज के मास के बराबर होगा। क्या लॉजिक क्लियर है, ये बात समझे। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था, जल्दी बोलो, है जमुरे बोल। फर्स्ट एटम में जाकर अटक गई, फर्स्ट एटम से आजकल बच्चे ऑनलाइन करते हैं ना, सर इसका मुझे द केमिकल रिएक्शन तो लास्ट में 5 इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। टीचर बोले क्या प्रॉब्लम था, सर नेटवर्क इशू हो गया होगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने आंसर दे दिया। आजकल का ट्रिक सबको पता है, इसका भी यही है। फर्स्ट एटम से तुम ऑफलाइन है ऑनलाइन नहीं है। पहली बात तो ये, यहाँ बहाना नहीं चलेगा ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया आपके पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, बहुत बड़ा। देखो कैसे इन्होंने क्या किया, एटम को, ठीक है, किसी भी एटम को उसके, ध्यान सुना जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके एटॉमिक मास पे अरेंज किया। लाइक बोला उन्होंने कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, और जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा। तो हाइड्रोजन का मास कम है, हीलियम का मास ज़्यादा है, तो इस तरह से हाइड्रोजन पहले आएगा, हीलियम इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। लाइक किसी का मास 7.12 है और किसी का मास 7.11 है, तो 7.11 पहले रखा जाएगा और 7.12 बाद में रखा जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है। ये था मेंडलीव्स का, लेकिन वहाँ पे फेल हो गए। इनसे ब्लंडर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ गलती बोल सकते हैं। गलती कहाँ हुआ, देखो
आप सब बच्चे चेक करना है यहाँ पे कि कोबाल्ट एंड निकल में, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल में कोबाल्ट का मास है 58.933 एंड निकल का मास है 58.69। तो निकल को पहले होना चाहिए कोबाल्ट को, बट कोबाल्ट पहले रखा गया निकल को, इनसे गलती हो गई। तो एक छोटी मोटी गलती इनसे भी हुई थी और बहुत सारा पार्ट था, लाइक उन्होंने क्या किया, बहुत सारा स्पेस को खाली छोड़ दिया। लाइक फ्यूचर में उन्होंने बोला कि डिस्कवर होगा। देखो उनके क्यों बोल रहे, बहुत अच्छे थे कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये सब केमिकल टेस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी पढ़ा गया उसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, तब जाके अरेंज करना स्टार्ट किया। ऐसे अरेंज करना स्टार्ट नहीं किया, बहुत टाइम लगता है चीज़ों का। तो मेंडलिस्ट ने थोड़ा यहाँ पे क्या किया, कुछ स्पेस को खाली छोड़ दिया, बोला कि कल को फ्यूचर में वो स्पेस खाली किया भरा जाएगा, उस एटम को आना है, बिकॉज एटम एग्जिस्ट करता है बट अभी तक मिला नहीं है। लाइक एल्युमिनियम हो गया, सिलिकन हो गया, एक का एल्युमिनियम बोलते हैं, एक का सिलिकन बोलते हैं, आप बुक में चेक करना मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस अब अभी फिलहाल को ब्रीफली आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। नाउ लास्ट आपके मोजले जो फाइनली कंक्लूड किए पूरे चैप्टर्स को, उन्हें बताया कि किसी भी एटम को पीरियोडिक क्लासिफाई कैसे करते हैं, अरेंज कैसे करते हैं। उन्होंने बोला सिंपल तरीका, उसके एटॉमिक नंबर पे अरेंज करो, नेवर गो थ्रू एटॉमिक मास। किसके थ्रू? एटॉमिक। ना व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन काउंट करो, जितना प्रोटॉन है कम रहेगा तो पहले तो फर्स्ट पे रखो, सेकंड पे रखो, जितना काउंट करो उतना रहेगा, उसको पोजीशन पे रखो। बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूड किया गया ऐसे, और मोजले के पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया अब तक, जो अब तक ये 100% सही माना गया है, इसको गलत अब हम लोग नहीं बोल सकते ना। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी बीच में थे, लाइक आपका कोई भी एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो उसका प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब पोर्शन में कल आपको समझाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, बिकॉज मैं उस पर एक पूरा लेक्चर आपको दूंगा केमिकल प्रॉपर्टी कैसे वहाँ पे फॉलो करेंगे, बिकॉज उससे बोर्ड एग्जाम में आपका 1-2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी टाइम थोड़ा कम है, तो हम इसको डायरेक्टली कल ही एक्सप्लेन करेंगे। अब लास्ट पोर्शन आपका बस हम देख लेते हैं आज का टॉपिक का। नहीं, बहुत टाइम का टेंशन मत, टाइम बहुत है, हमारा मंडे तक टाइम है मेरे पास। हाँ, पढ़ने का मन कर रहा है ना, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो छोड़ो। सो अब देखते हैं हम लोग कि इसका एटम का, अगर मान लो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। क्या कर रही है, सो रही है, तो क्या हो गया इन लोगों को, ऐसे आराम से बैठ गई। हम बोले एटम ये रुक जाइएगा जब प्रॉपर्टी बोलेगा तो खुल जाएगा मेरा। एटम तो बहुत बार सुन लिया है, क्या है बच्चा। यहाँ देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो तो पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। एटम साइज़ घटता है, बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इंक्रीज डिक्रीज का होने का रीज़न क्या है, सब देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने बताया आपको, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन के पास कितना ऑर्बिट है, 1। लिथियम के पास कितना ऑर्बिट है, सोडियम के पास कितना ऑर्बिट है, पोटेशियम के पास कितना ऑर्बिट है। अब देखो ऐसे बढ़ते जाओगे तो साइज क्या हो रहा है छोटू, इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक का साइज बढ़ेगा। क्या लॉजिक क्लियर है। अच्छा, अगर एटम का साइज बढ़ेगा, ध्यान सुना, मैंने बोला कि एक एटम ऐसा आपका, ठीक है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन यहीं पे प्रोटॉन, एक एटम ऐसा आपका यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऐसा आपका यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऐसा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तुम ध्यान सुनो, तुम्हें बताओ जब पास में रहेगा तो अट्रैक्शन कैसा, बहुत ज़्यादा, दूर रहेगा तो अट्रैक्शन कैसा, कम। तो जब दूर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया कहीं बाहर जाने के लिए, तो जल्दी रिएक्टिव कौन होगा, जो दूर, जिसका इलेक्ट्रॉन दूर है कि जिसका इलेक्ट्रॉन पास है। तुमको पास में ज़्यादा मजा आ रहा है, नहीं होता है, तुम्हारी गलती नहीं है यहाँ पे, तुम्हारी गलती है ही नहीं, बोल तो रहे हैं, यू आर माफी के लायक। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज। तो साइज इंक्रीज तो एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, तो अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव बनता है, ये कैसे पता आपको। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, नेगेटिव को छोड़ देंगे क्या बन जाएंगे, नेगेटिव एक्सेप्ट किए क्या बन जाएंगे। तो क्या कर रहा है, नेगेटिव को छोड़ रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा। कितना प्यार से बोलती है, छोड़ रहा है यहाँ मत छोड़ो,
सुबह सुबह छोड़ के आया करो, यहाँ बच्चे हैं, सबको यहाँ पे है, ध्यान से। दोबारा बोल रहे हैं छोटू, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा? अरे बोलो एक साथ, क्या होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कि आएगा? जाएगा तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव बना तो क्या बोलेंगे इसको? कैटायन बोलेंगे या आयन बोलेंगे? कैटायन का मतलब पॉजिटिव का आना है, आयन का मतलब नेगेटिव का आना है। आयन को बोलते हैं जब कोई एटम आपका या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, उसको आयन बोलते हैं। बट कैटायन का मतलब पॉजिटिव का आना, अनायन का मतलब नेगेटिव का आना। क्या लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब ये पूरा का पूरा एटम जो दिख रहा है सब क्या शो करेगा? कैटायन शो करेगा, अनायन शो करेगा, ऑलवेज कैटायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग 11th क्लास में अलग से पढ़ते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन थोड़ा सा अपना रिजेंबल थोड़ा डिफरेंट दिखाता है, प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट दिखाता है। हाइड्रोजन को इनफैक्ट इसको हटा दिया गया यहाँ से, उसको इस ब्लॉक में नहीं रखा गया है, उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। अच्छा बताते हैं कैसे डिफरेंट है, लॉजिक सुनो क्या है। हाइड्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? और ये क्या कर रहा है? दे रहा है। ये क्या कर रहा है? बात समझे क्या? ध्यान सुनो छोटू, इसके लिथियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। पहले में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अपने आप को स्टेबल फील करने के लिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? लूज करेगा। ये भी क्या करेगा? लूज करेगा। सब क्या करेंगे? लूज करेंगे। बट हाइड्रोजन क्या करेगा छोटू? गेन करेगा। बट सब में कॉमन पार्ट यही है कि इसके बाहर भी एक, इसके बाहर भी, सबके बाहर एक, बस इतना ही पार्ट कॉमन है। लेकिन हाइड्रोजन इसको भी रिजेंबल करता है। देखो कैसे। फ्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? और ये भी क्या कर रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? और ये भी कितना ले रहा है? मतलब दोनों अपने आप को रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इससे ही मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? बिकॉज बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे कैसे मैच किया? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट बिकम्स हाइड्राइड आयन। क्या बोलेंगे? एक बात और सुनो छोटू, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखो, अगर हाइड्रोजन के बाहर, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास में कितना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो मास नंबर 1 तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ध्यान सुना छोटू, हाइड्रोजन के पास कितना है? प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बचेगा इसके पास? सिर्फ और सिर्फ। तो क्या H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं क्या? तो आज के बाद से ध्यान रखना हमेशा, H+ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आपका लूज कर चुका है। क्या लॉजिक क्लियर है? अब सेकेंड वाले ब्लॉक में आते हैं। सेकेंड वाले ब्लॉक में भी क्या होगा? ध्यान सुनना। टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है छोटे लोग? टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है छोटे लोग? क्या कर रहा है? साइज इंक्रीज करेगा तो बताओ एटम में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान कि गेन करना आसान? लूज करना आसान। तो कैटायन बनेगा, आयन बनेगा? कैटायन बनेगा। इसका मतलब कितना कैटायन बनेगा? 2 कैटायन के 1 कैटायन। इसका मतलब कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज? 2 चार्ज। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज? 2 चार्ज। ये बात समझ गए? क्या लॉजिक क्लियर था बच्चों को? क्या डाउट यहाँ किसी बच्चे को? किसी को? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस पे बढ़ते हैं। इन द सेम बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बाहर में? 3। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टॉप टू बॉटम। यहाँ भी साइज क्या होगा? यहाँ भी साइज क्या होगा? इसका मतलब कहीं भी बढ़ जाओ, टॉप टू बॉटम ऑलवेज साइज, ऑलवेज साइज। साइज इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जब ईजी हो जाता है एटम कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर अगर एटम की बात की जाए, एलिमेंट की बात की जाए, अगर मोस्ट को इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है तो आपका सीजियम है। कौन सा है? फ्रांसियम नहीं है, बिकॉज फ्रांसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो फ्रांसियम नहीं, आपका सीजियम है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द नेचर। कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एलिमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज टॉप टू बॉटम में सबसे लास्ट में यही आता है। सबसे बड़ा साइज इसी का है, और सबसे बड़ा साइज इसका है, तो बहुत बड़ा साइज हो गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्या कर देगा? जल्दी पॉजिटिव कौन हो जाएगा? सीजियम। क्या नाम है उसका? ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इसको लिख लो तरीके से, अच्छे से याद करके दिमाग में फिक्स कर लो। रात को 2 बजे पूछेंगे तो आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कुछ और आना? पता था उठ के कुछ और कर लिया, अब याद करते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट क्या होता है। मुझे पता चल गया टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? छोड़ ध्यान सुनना। डिक्रीज होगा।
थोड़ा फोकस करना उधर कैमरा। छोटू थोड़ा फोकस करना जो बोलने जा रहे हैं। मान लो हम थर्ड ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, सोडियम का फोकस कर रहे हैं। सोडियम के बाद क्या बोलते जाओ? मैग्नीशियम। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? क्लोरीन। कोई दिक्कत? इसमें क्या? लिथियम। फिर आपका बेरिलियम। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपका कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या ये लिखा हुआ उसमें दिक्कत है क्या? बोलेगा हाँ सर इसमें भी है क्या किसी को दिक्कत इसमें? अरे इसको उठा कर कॉपी कर दिए वहाँ पे, कोई दिक्कत? अच्छा आप देखो, ये बताओ छोटे लोग, अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम के पास कितना पोजीशन 11, इसका कितना, 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 इसका कितना? अरे नहीं बोल रहा है कौन बोला? हो तो क्या यही हो गया? कौन था? छी 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 छी, यहाँ मत करो छोटू, ध्यान दो। तो सोडियम देखो, ध्यान दो। तो पहले बात फोकस करो, क्या सोडियम मैग्नीशियम जितने भी आइटम है क्या सबका यहाँ पे देखो सबका ऑर्बिट नंबर कौन सा है? क्या सब 3 ऑर्बिट में है? क्या ऑर्बिट चेंज किया कि नहीं किया? सब एक ही ऑर्बिट में है कि नहीं है? है ना? अब तुम बताओ, अगर एक ही ऑर्बिट में छोटू है, अगर एक ही ऑर्बिट में सब है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 11 प्रोटॉन यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन तो 12, 13 इलेक्ट्रॉन तो 13, 14 इलेक्ट्रॉन तो 14, अरे बोल नहीं रहा, 15 इलेक्ट्रॉन तो 15, बोल नहीं रहा छोटू, खाने खाया क्या? 16 इलेक्ट्रॉन तो 16, 17 इलेक्ट्रॉन तो 17, हाँ अब आ जाएगा। चलो ध्यान दो छोटू, ये बताओ चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये बोले चार्ज बढ़ेगा तो कुछ नहीं, डांस कर लो, हो गया बात खत्म। अरे नहीं पता क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ यही तो आता है। मतलब चीटिंग मेरे से ही कर रही है, हम तुमको सही बताएंगे नहीं। बोलो गौरव, हाँ थोड़ा फीलिंग तुम लोग को नहीं आ रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। देखो अरे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या इक्वल ऑपोजिट चार्ज है कि नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आपका है तो अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन? तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन और अट्रैक्शन करेगा। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या कर देगा छोटू? साइज क्या कर देगा? छोटा कर देगा। तो साइज डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? तो साइज डिक्रीज करेगा तो बताओ इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो और बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन जाने देगा? नहीं जा। तो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को आन दो, आन दो। क्या करेगा? आन दो, आन दो। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोल, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो इलेक्ट्रॉन आने के चांसेस बढ़ गए बट जाने के चांसेस, इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल है बट आना आना कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम हो गया, गैप कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल है और आना आसान है। इलेक्ट्रॉन आना आसान है इसका मतलब ये हुआ, इस टर्म को दो सुनो, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोलते हैं? अपने आप को नेगेटिव कर देना। क्या कर देना? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। क्या लॉजिक क्लियर है? इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो गया क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इन द नेचर कौन सा था? सीजियम। इन द सेम वे मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम वही होगा जिसका साइज सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ जल्दी, अरे टाइम नहीं है। फ्लोरीन किसका है? तुम चेक कर लो, बता दे कैसे, लॉजिक सुनना। अगर इसका साइज छोटा होगा, छोटू ध्यान सुनना, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। तो इसका साइज छोटा होगा तभी तो बाकी का ज़्यादा बड़ा होगा। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर ये नंबर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे बड़ा होना चाहिए, इधर भी आपका बड़ा होना चाहिए तभी तो छोटा होगा। क्या लॉजिक समझे? इसका मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द नेचर। 2 बातें और सुनो।
जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है दैट इज कॉल्ड मेटल, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, अब ये बताओ छोटू, ये सारे एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे एक्सेप्ट करेंगे? इनका साइज तो बड़ा था, लूज करेंगे। अब इधर वाला आइटम क्या करेगा? सब एक्सेप्ट करेगा। बात समझे? क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब ये सब हो गया मेटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसलिए बोलते हैं सोडियम मेटल बोलते हैं, मैग्नीशियम मेटल बोलते हैं, पोटेशियम मेटल बोलते हैं। बात समझे? बट ये फ्लोरीन क्लोरीन सब क्या गैस है। ऑक्सीजन क्या छोटू? ऑक्सीजन कभी देखे हो क्या इस टाइप का ऑक्सीजन रॉड में? कैसे देखो? गैस में देखे हो ना? बहुत एक्सपीरियंस होगा तुम लोगों को मेरे ख्याल से, रेस्पिरेशन करके। अरे ध्यान हुई है। ऑक्सीजन कैसा आपका गैस क्यों बोलते हैं? देखो, तो ये आपका नॉन मेटल जनरली आपका गैस के फॉर्म में ही होता है। जितने आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ना, 11 टोटल यहाँ पे काउंट करना, 11 है। जितने भी रेड कलर के आपके हैं सब आपका गैसेस आइटम है। जितने ब्लू कलर के सब आपका लिक्विड फॉर्म में है। जितना आपका दिख रहा है लाइक ब्लैक कलर दिख रहा है सब आपका मेटल में आपका है। तो ब्रोमीन हो गया, गैलियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। देखो मर्क्यूरी को तुम लोग। पारा देखे हो? पारा नहीं देखा है? पहनता है क्या? बड़ा है। पारा आपका थर्मोमीटर देखे हो? डिजिटल वाला नहीं, ऑटोमेटिक वाला नहीं, हाँ कांच वाला। उसमें देखो जो सिल्वर टाइप का कलर चमकता रहता है ना, जो आपका बॉडी टेम्परेचर बताता है कितना बॉडी टेम्परेचर, उसके अंदर पारा है। उसी को मर्क्यूरी, इसी को Hg बोलते हैं। क्या लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको मेटल क्या होता है बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, एटॉमिक साइज बता दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता दिया। तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, सुन लो अच्छे से, दोबारा बताते ही रहेंगे। तुम नींद लो, कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो एटम के बारे में सब समझा दिया हमने। और क्या क्या समझाया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टार्ट करते शुरू से। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? ली डॉमिनियर्स प्राइड्स। सेकेंड क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। थर्ड क्या था? मेंडली। फोर्थ क्या था? मोजले। फिर मैंने क्या बताया? एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा कैटायन की अनायन, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज किया कैटायन की अनायन। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेटल। क्या बोलते हैं? जो एक्सेप्ट किया क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या लॉजिक क्लियर है? उसके मैंने आपको तरीके समझाया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, न्यूमेरिक्स मैंने आपको अच्छे से रटवा दिया। तो अब कल हम लोग मिलेंगे यहाँ पे, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे।